हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑडिटिंग फास्ट ट्रैक बैच। दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर सीएम में दिशा दुआ। आज हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने वादा किया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 7.1 टुडे। हम यूनिट 7.1 वैसे जब क्लास में पढ़ते हैं तो लगभग 4.5 घंटे लगाते हैं, बट कोशिश करेंगे आज हम 1.25 से 1.5 घंटे में इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाए, अपने दिल में उतार पाए और अपने एग्जाम के लिए एक कदम आगे बढ़ा पाए। वी टॉक अबाउट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट एंड पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कॉस्ट ऑडिट, जो हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं इस कॉस्ट ऑडिटर जाना, जहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड विल ऑल्सो कवर सेक्रेटरियल ऑडिट इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। ओके, तो चलिए, दोज हु डोंट नो मी, हियर आर फ्यू ऑफ माय credentials on the screen, so you are in the safe hands। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एनर्जी एकदम हाई रखेंगे। आप अगर प्यार देते रहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पे, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज और भी मैं आपके लिए एग्जाम से पहले लेकर आने वाली हूँ। बट विदाउट एनी फर्दर अडूज, लेट्स गेट गोइंग नाउ। ऑडिट है ही क्या, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, जस्ट इन केस आप भूल गए हैं या जून अटेम्प्ट भर तो दिया है बट पहले ऑडिट कभी पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए तभी भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ऑडिट क्या है बेटे? ऑडिट एक रियलिटी चेक है, ठीक है? किसका? कंपनी के फिनेंशियल रिपोर्ट्स का। कंपनी के फिनेंशियल रिपोर्ट्स का एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक आउटसाइडर हु इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ओके, चेक करता है कि क्या ये बिजनेस जो बता रहे हैं अबाउट द मनी, जो फिनेंशियल्स बता रहे हैं कि ये पैसे हैं हमारे पास, ये हमारा फिनेंशियल स्टेटस एज अ कंपनी कितना सही है, हाउ मच हैव दे अर्नड, स्पेंट, सेव्ड और बोरोड। इसको आप एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह भी मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट गया अपने मम्मी पापा के पास, उसने बोला मम्मा पापा मैंने तो टॉप किया है क्लास। अब मम्मी पापा श्योर होने के लिए क्या करेंगे? वो क्लास टीचर से बात करेंगे। अगर क्लास टीचर इस बात को कंफर्म कर देती है, टीचर लेट्स से हैज चेक द आंसर शीट, ओके, मार्क्स एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड्स आल्सो, बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही है। फाइनल रिपोर्ट में बोलती हैं यस द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट। तो एक क्या मिल जाती है? तसल्ली मिल जाती है, यकीन हो जाता है। उसी तरीके से जब एक कंपनी बोल रही है ना मैंने 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है, ओके, बट बिफोर द इन्वेस्टर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट बिलीव इट, दे वांट अ प्रूफ। जनता जवाब मांगती है, हमको सबूत चाहिए, एंड दैट्स व्हेन द ऑडिटर्स स्टेप इन एंड से let me check your accounts and tell whether that's true or not। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको एक नया घर खरीदना है या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीदना है। अब जब आप ये घर खरीद रहे होंगे तो अपना इंस्पेक्शन करेंगे ना कि कोई दीवारों पे क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, प्लम्बिंग वगैरह सही हो रखी है या नहीं हो रखी है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन भी है कि कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है ना। जहां पर कोई जना जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, दैट पर्सन, दैट इज somebody who is an expert giving you a home inspection report, it becomes easier for you to trust and take a prudent decision। ऐसे ही जब एक शेयर होल्डर या एक बंदे को, एक इन्वेस्टर को इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, वो जानना चाहता है ट्रांसपेरेंसी कितनी है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वहां हमें ऑडिट मदद करती है। यहाँ पर ऑडिट काम आता है जब कंपनी बोल रही है हमने तो इतना मुनाफा कमाया, हो सकता है मुनाफा ज्यादा कमाया और कम दिखा रहे हो, तो सरकार बोल रही है हमको फिर टैक्स कम मिलेगा अगर प्रॉफिट कम दिखा रहे होंगे, तो हमको उसके लिए भी सबूत चाहिए। तो अब इन सारी कहानियों से, इन सब वार्तालापों से हमें ये बात समझ में आ रही है, ऑडिट आपको वेरीफाई करने में,
फैक्ट्स को वेरीफाई करने में मदद करता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। यस, ऑडिट आप ऐसा कोई भी ना आके ऑडिट नहीं करके चला जाएगा। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने अपने भैया को बोला आना जरा एक बार चेक कर देना, बता देना इनको ठीक है या नहीं। या फिर आपने अपना पेपर जो है खुद ही चेक किया, ठीक है, खुद टेस्ट किया था, खुद ही चेक कर लिया, और फिर क्या किया, आपने फ्रेंड से कहा कि जरा एक बार चेक करियो, तो वो तो कहेगा ना, बेस्ट फ्रेंड तो कहेगा हाँ ठीक है। इस वजह से कोई भी जना की नहीं करता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस टू एंश्योर दैट दे आर ट्रू एंड फेयर. Auditors follow an established accounting principles, laws and standards ताकि डिटेक्ट किए जा सके कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, या कोई मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है। ओके, ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। किसके बीच में? इन्वेस्टर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में। अगर कोई फ्रॉड या एरर है तो उसे डिटेक्ट करने में मदद करता है, इंश्योर करता है कि जो कानून बोल रहा है, जो कानून में लिखे हुए रूल्स बोल रहे हैं, द लॉज एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। और कहीं ना कहीं फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी हमारे पास, जब जनता जवाब मांगती है तो ये ऑडिटिंग की रिपोर्ट ही मदद करती है। यस, जो टर्म इंडिपेंडेंट है ना ऑडिट में, ये रेफर करता है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर मान लेते हैं जो कंपनी के सीईओ हैं, उनकी वाइफ ही, उनके हस्बैंड ही आके ऑडिट कर रहे हैं, फिर तो भाई हम वही बताएंगे ना जैसे इस बेस्ट फ्रेंड ने बताया। खुद ही को वाले मैंने जैसे नंबर दिए, मैंने अपने आप को फुल मार्क्स दे लिए और मैंने कहा कि चेकिंग करवा लो, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड से ही चेकिंग करा ली। तो क्या इस पे आप निर्भर कर सकते हैं? कैन यू डिपेंड ऑन सच काइंड ऑफ मार्क्स गिवन बाय योरसेल्फ एंड देन वेरीफाइड बाय योर फ्रेंड, by your best friend? Of course not, of course not. Yes, तो ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है, इंश्योर करता है कि कोई जने का पर्सनल गेन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, मैन्युपुलेशन से बचाता है, और साथ ही साथ जो ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ एथिक्स बताए हैं, वो माना जाता है कि फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर सीईओ का कजन ही आके ऑडिट कर ले रहा है और ऑडिटर ने पास कर दिए फिनेंशियल्स, इवन दो देयर वाज लेट्स से करोड़ों रुपए का घपला हो रखा था, कुछ फ्रॉड दिख रहा था, और जब बाद में पता चलेगा, बिकॉज वो ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट ही नहीं था ना, सीईओ का कजन ही आ गया था ऑडिट करने के लिए, तो क्या वो रिपोर्ट्स क्रेडिटेड थी? ऑफ कोर्स नॉट, and the company will have to follow the legal consequences. है ना? तो इसे हमें समझ में आया कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वैल्यूएबल है। कब वैल्यूएबल है? जब ऑडिटर न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है मेरे बेटे। ठीक है, इट गिव्स यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल्स। ओके, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल्स। ओके, अब बातचीत करते हैं क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट की। अब चल दे रहे हैं हम समरी नोट्स में, वहां पर चीजें हमारे को थोड़ी कंसोलिडेटेड मैनर में समझ में आएंगी, ताकि हम रिवाइज कर पाए और टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपना बेस्ट आउटपुट निकाल कर आ पाए। ओके, सो व्हाट इज स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो वर्ड है स्टैट्यूटरी, ये है कहने का मतलब जो कुछ लॉ द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ये वो ऑडिट है जो स्टैट्यूट के अंदर, अंडर द लॉ चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने कंपनीज अकाउंट आपने पढ़ा होगा लॉ में, पेपर नंबर 5 में हमने वहां पढ़ा है, कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग दो अलग अलग लोग हैं। यस, देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
जो ओनर्स है वो भी अलग है, मैनेजमेंट में तो आपके एग्जीक्यूटिव्स, पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो आ जाएंगे। अब जब स्टैट्यूटरी ऑडिट करा रहे होंगे तो इट विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इट विल गिव अकाउंटेबिलिटी। कब? जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये ऑडिट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमको दिया हुआ है सेक्शन 141 में। जो सेक्शंस मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, जो केस लॉज मैंने आपको समरी नोट्स में दिए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स खुद भी अपने नोटबुक में बना सकते हैं। मेरे साथ साथ जो बातें मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उनको आप अपने नोटबुक में भी लिखते चले जाइए। बट ऐसा ना हो कि आप मुझे सुने ही नहीं, बस फटाफट से लिखने के चक्कर में वीडियो को पॉज करते जाए, आगे बढ़ते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। ओनली इफ यू वांट these lectures to be productive for you, to be productive for you, then listen to me carefully, process the information and write wherever so necessary. ठीक है, तो कौन बन सकता है कंपनी का ऑडिटर? एक सीए बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, एन इंडिविजुअल सीए कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एक ऑडिट फर्म बन सकती है अगर वहां के मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इन इंडिया। ठीक है, एक एलएलपी भी बन सकती है, सिर्फ सीए पार्टनर्स साइन कर पाएंगे और सीए पार्टनर ही एक्ट कर पाएंगे एज ऑडिटर्स। ओके, तो एक इंडिविजुअल सीए कर सकता है, सीए की फर्म कर सकती है अगर मेजॉरिटी ऑफ फर्म में जो लोग हैं वो सीएज हैं। एक एलएलपी भी कर सकती है, बट जो सीए पार्टनर्स हैं सिर्फ वही ऑडिट भी कर पाएंगे और साइन भी कर पाएंगे। ओके, तो सीए कौन है? सीए वो है जो कि मेंबर है आईसीएआई का। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज somebody who is the member of Institute of Chartered Accountants of India. उनका नाम आईसीआई के रजिस्टर में चढ़ा हुआ होना चाहिए। Eligible if they were a registered accountant before that. So basically registered accountant में जब मैं एक्ट का नाम ले रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। उससे पहले अगर वो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट थे तो भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। उन्होंने सीए का एग्जाम क्लियर किया है, सीए की ट्रेनिंग करी हुई है, उनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में, प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटेंसी एक्ट आने से पहले। अगेन कंप्लीट किया उन्होंने कोई फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम एंड ट्रेनिंग। okay, recognized, it has to be recognized by ICAI and they are domiciled in India, मतलब इंडिया में रहते हैं while studying abroad. ओके, तो ये डेफिनेशन है हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की। क्या है कि आप रजिस्टर्ड मेंबर होना पड़ेगा, आपको है ना, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, या तो आप सबसे पहले आपको मेंबर होना पड़ेगा आईसीआई में, आपका नाम रजिस्टर में होना चाहिए। आप एलिजिबल अगर होते हैं, कब एलिजिबल होते हैं? अगर एक्ट आने से पहले आप रजिस्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए का एग्जाम दिया है, वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी है, गवर्नमेंट डिप्लोमा कर रखा है, आपने इस एक्ट से आने से पहले आपने अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करी हुई है, आपने फॉरेन कोई रिकॉग्नाइज एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ट्रेनिंग भी करी हुई है, प्लस आप डोमिसाइल्ड हो इंडिया में बाहर पढ़ते हुए। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीए। अब कौन कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकता, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अगर मैं आपको स्कैनर का एक्सपोजर दूं, जस्ट लेट मी ट्राई गिविंग यू द क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको स्कैनर का एक एक्सपोजर देती हूँ। ओके, सी गाइज हियर, देखो कौन क्वालिफाइड नहीं है ऑडिटर जैसे अपॉइंट होने में, तो सेक्शन 141 पूछा हुआ है कौन कौन रिकॉग्नाइज है, कौन रिकॉग्नाइज नहीं है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है कॉस्ट कंपनी ऑडिटर होने की। यस, और जॉइंट ऑडिट पे तो, ब्रांच ऑडिट पे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप ये स्कैनर देखिए, आप स्टार्टिंग से देखिए 7A, दैट इज 7.1 जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। यस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पे देखिए, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो खैर हम एंड तक पहुँचते पहुँचते ये पूरा चैप्टर कवर कर ही लेंगे। बट कंपनी ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, ये क्वेश्चन हमारे से पूछे हुए हैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड। ओके,
Let's continue now. हु कैन नॉट बी एन ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, ऑडिटर कौन हो सकता है ये तो हमने बता ही दिया, सीए हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर, फर्म वाला भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, बट एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है मैम, ऐसा हमने पढ़ा था जब हम पेपर नंबर 5 कर रहे थे, तो लिख दिया ना हमने, एक्सेप्ट एलएलपीज। और यहाँ पे जो सीए पार्टनर्स हैं वही एक्ट भी कर सकते हैं एज ऑडिटर और वही साइन भी करेंगे। यस, कंपनी का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर नहीं हो सकता है मैम, फिर तो इंडिपेंडेंस ही नहीं होगी, ये तो जायज सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल बातें ही, जितना हम लॉजिक को समझ लेंगे उतना ही मान ले चैप्टर को, ये सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। यस, कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर नहीं हो सकता, कोई पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का ऑफिसर नहीं हो सकता, कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता है जिसका कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो 1 लाख से ज्यादा का सिक्योरिटीज अगर होल्ड करता है या 5 लाख से ज्यादा का उसकी उधारी है, कंपनी पे इंडेटेड, यस, या उसने सिक्योरिटी या गारंटी दे रखी है कंपनी के नाम पर, कंपनी के लिए फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज। क्या बोल रहे हैं, अगर इंडेटनेस है 5 लाख या उससे ज्यादा की, 5 लाख से ज्यादा की एक्चुअली, यस, आपके पास सिक्योरिटी है 1 लाख से ज्यादा की, और अगर आपके अपने कंपनी की गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है 1 लाख से ज्यादा की, तो भी आप इंडिपेंडेंस नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। अगर आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं तभी भी आप अलाउड नहीं है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर आप परमिटेड सर्विसेज में है तो आप अलाउड हो, बिजनेस का रिलेशन है आपका, आप परमिटेड सर्विसेज में हो, यू आर अलाउड टू डू एन ऑडिट। ओके, कोई रिलेटिव नहीं हो सकता, किसका, डायरेक्टर का या केएमपी का, की मैनेजरियल पर्सन, ओके, फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं और हो, बट आप 20 कंपनी से ज्यादा का ऑलरेडी, या फिर 20 कंपनी से ज्यादा का आप ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। यस, दोनों ही सर्कमस्टांस में आप ऑडिटर नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम ऑडिट जो है वो 20 कंपनीज का हो सकता है। ये काउंटिंग करके मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, अगर आप मेरे साथ क्लास में हैं थे या क्लास में हैं तो आपने नोट्स अगर रेफर करते हो वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दिया हुआ है। बाकी इन जनरल अगर क्वेश्चंस आपके पास स्कैनर में आपको वो पढ़ने हैं, और इन जनरल हमारे को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अगर हम कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो भी हम डिस्क्वालीफाइड है टू बिकम कंपनी ऑडिटर, और अगर हमारे पास 20 कंपनी ऑलरेडी कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी, तभी भी हम नई कंपनी नहीं ले सकते हैं। आपने फ्रॉड किया है, और फ्रॉड जो हुआ है था, आप कन्विक्ट हो गए थे, मतलब गुनहगार साबित हो गए थे, उस गुनाह कन्विक्शन हुए हुए 10 साल से भी कम ही समय हुआ है, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, आप उसमें इफ्स एंड बट्स है वो सिलेबस में नहीं है, बट 10 साल से कम टाइम हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाइड है, आप ऑडिट नहीं कर सकते। और अगर आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हैं सेक्शन 144 के अंदर जो मेंशन करी हुई है, तभी भी सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर। I hope this is good. You are able to process this information, मैम। इस सेक्शन 144 में जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या है वो क्या है मेरे बेटे, आइए देखिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या है। एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड, जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं कौन कौन सी हैं, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर जानते हो ना, क्या आप खुद ही बनाओगे, खुद ही चेक करोगे, कर सकते हो क्या, अपनी गलती खुद निकालोगे क्या, वे तो वैसे ही हो गया, अपना हमने पेपर लिखा और खुद ही मार्क्स दे दिए अपने आप को। यस, इंटरनल ऑडिट अगर आपने किया हुआ है, इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिकॉज इट इज अ प्रोहिबिटेड सर्विस अंडर सेक्शन 144। इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है SMNA में, अगर आप स्कैनर देखेंगे इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिनेंशियल सिस्टम या सिस्टम को आपने डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, फॉर रीजंस अगेन इंडिपेंडेंस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो गई है। एक्चुअल सर्विसेज मतलब बेसिकली वैल्यूएशन करी है, अब वैल्यूएशन अगर मैंने करी है और मैं अब ऑडिटर बन गई हूँ, तो समझिए कि मैंने अगर वैल्यूएशन हाई करी हुई है, कम करी हुई है, तो मैं अगेन अपने ही काम को कैसे चेक करूँगी। ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बैंकिंग करती हूँ, अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज में हूँ या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइजरी दी हुई है, तो मैं अगेन अपने ही काम को कैसे करेक्ट कर सकती हूँ एज एन ऑडिटर।
ओके, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज दी हुई है, अगेन प्रोहिबिटेड है। मैनेजमेंट सर्विसेज दी हुई है, अगेन प्रोहिबिटेड है। आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है 141 सब सेक्शन 3, तो 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज आप 7 लिखेंगे अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास टोटल आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अकाउंट्स और ऑडिट साथ में है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 7 लिया, वो ऑडिट का क्वेश्चन था, तो 7A एंड 7B आपको साथ करना होगा। और 7th क्वेश्चन 14 नंबर का, ये हर एक क्वेश्चन 14 नंबर ईच का आएगा। 14 मार्क्स, लगभग 7-7 नंबर के क्वेश्चन डिवाइडेड रहे हैं। अगर मैं रिसेंट ट्रेंड आपको बताऊं तो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको सारी बातें लिखनी होंगी। कैसे आंसर लिखेंगे, पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन बंदा क्वालिफाइड नहीं है टू डू अ कंपनी ऑडिट, तो पहले बताएंगे कंपनी ऑडिट क्या होता है। कंपनी ऑडिट डिस्क्वालिफाइड सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में है। क्वालिफाइड कौन है वो भी बताएंगे, डिस्क्वालिफाइड कौन है वो भी बताएंगे, प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या है वो भी बताएंगे, और फिर समरी भी करेंगे, क्योंकि 400 से 500 वर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं हमसे अगर हम 7 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी एबल टू राइट इट ऑल्सो। तो आज जब आप ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, डू राइट, ये अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए कि आपको ये होमवर्क करना है। क्वेश्चन अगर आपका आता है कि बताइए कि कौन बंदा डिसक्वालिफाइड है टू डू अ कंपनी ऑडिट, ठीक है। लिखकर ऑल दोज हु हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे साथ नो पिक्चर क्लिक करेंगे अपने नोटबुक की, जो आपने आंसर लिखा है वैसा शेयर करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू माय इनपुट ऑल्सो कि आप क्या बेटर कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ आंसर्स में। ओके, चलिए। वैकेंसी ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भी हो सकती है। ओके, अगर एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी भी समय, अगर ऑडिट कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट हैव बीन मेंशन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो भी उनको इमिडिएटली अपना ऑफिस, अपनी ऑडिटर की जो पोजीशन है वो वकेट करनी होती है। और इस तरीके के वेकेशन को हमें, इस तरीके का जो अब बंदा ऑडिटर जा रहा है उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 4। 141 में ही हमको बताया हुआ है कौन क्वालिफाइड है, 141 सब सेक्शन 3 में बताया हुआ है कौन डिस्क्वालिफाइड है, 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज बताई हुई है, 141 सब सेक्शन 4 में हमको कैजुअल वैकेंसी बताई हुई है। ठीक है, सेक्शंस बहुत सारे नहीं हमको याद करने हैं, जितने हम याद कर पाए, जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है उनको तो लिख ही लीजिए। बाकी जितने ज़्यादा सेक्शंस के चक्कर में ना हो कि हम कंटेंट गलत कर दें। सेक्शन लिखने से डेफिनेटली हमारा को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा वैल्यू मिलती है आंसर को, ठीक है। बट गलत लिखने से नंबर कट जाएंगे। नहीं लिखोगे तो शायद नंबर ना कटे, बट गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो बी श्योर व्हेन यू राइट द सेक्शंस। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन 139 में ये सेक्शन याद करना है। तो सेक्शन याद करने हैं 141 है, 141 सब सेक्शन 3 है, 141 सब सेक्शन 4 है, 144 है। आई होप आपने यहाँ सेक्शंस लिख लिए हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है कॉस्ट ऑडिटर का, सेक्शन 139 में इसके बारे में बातचीत करी है। नॉर्मल ऑडिटर है हमारे पास, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, कैजुअल वैकेंसी का केस समझेंगे, गवर्नमेंट कंपनी का केस समझेंगे, और यहाँ पर भी अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर रीअपॉइंटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ऑडिटर अपॉइंट, कंपनी ऑडिटर अपॉइंट अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नॉर्मल ऑडिटर बोले तो जो फर्स्ट ऑडिटर है, अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर करते हैं, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो गया है उस दिन से, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर। डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये बोर्ड ऐसा नहीं कर पाती है 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का उस दिन से ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाती है, तो मेंबर्स अपॉइंट कर लेते हैं इन 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एट EGM। कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। और ये बंदा जो भी आया है, ऑडिटर बना है, ये ऑफिस होल्ड करता है अंटिल द फर्स्ट AGM तक यही ऑडिटर रहने वाला है।
ध्यान से, फर्स्ट ऑडिटर जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं तो उसके 90 डेज फ्रॉम ईजीएम से आप मेंबर्स कर लेते हैं। और जो भी बंदा यहाँ पर अपॉइंट होता है वो फर्स्ट एजीएम तक फर्स्ट ऑडिटर बन के रहता है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, हमारे सीएजी करते हैं कितने दिन के अंदर, जिस दिन से कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 60 दिन के अंदर। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि काम ताम झाम पेपर वर्क ज्यादा होता है तो डबल ही हमारे को यहाँ समय मिल गया है। अगर सीएजी नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, बट यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उतना ही समय मिल रहा है जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉन गवर्नमेंट में मिला था। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं करते हैं तो मेंबर्स करेंगे, यहाँ पर इनको थोड़ा कम समय मिल रहा है, 60 डेज मिल रहे हैं एट ईजीएम। और ये बंदा भी जो एक गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है ये भी होल्ड करता ऑफिस टिल फर्स्ट एजीएम। और हो सकता है जो ये बात मैं हाईलाइट करी है, होल्ड्स द ऑफिस अंटिल फर्स्ट एजीएम, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, ये आपसे एमसीक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन है? जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर आया सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। गवर्नमेंट ऑडिटर के, नॉन गवर्नमेंट ऑडिटर के केस में जो अपॉइंट, बेसिकली जो फर्स्ट ऑडिटर चला गया कब जा रहा है, फर्स्ट एजीएम, वहीं पे अपॉइंट किया जाता है, फर्स्ट एजीएम में ही ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाता है। ये 5 साल तक टिल 5 इयर्स रह सकता है ना, टिल 6th एजीएम रह सकता है। यहाँ पर जो भी नया बंदा आ रहा है एज एन ऑडिटर उसका कंसेंट लगेगा, उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, उसे सीए तो होना पड़ेगा ना कंपनी ऑडिट करने के लिए। यस, और कंपनी, जिस कंपनी का ऑडिटर बन रहे हैं उस कंपनी को एडीटी 1 के को फॉर्म को भर के आरओसी को देना है 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से अपॉइंट हुआ है। और अपॉइंट कब होना है, फर्स्ट एजीएम में होना है। ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिए। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, हमारे पास 30 90, ठीक है। गवर्नमेंट में पहले 60 है, फिर 30 है, फिर 60 ही है। पहले क्योंकि सीएजी आ गया था तो उसको डबल कर दिया था, बट जब ईजीएम में मेंबर्स कर रहे हैं तो वहाँ 30 दिन हमने कम कर दिए। उसके बाद ये फर्स्ट एजीएम तक रखता है, फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट बंदा आ जाएगा, सब्सिक्वेंट बंदा 6th एजीएम तक रहने, क्योंकि 5 साल टोटल टेन्योर है। इसका हमारे को सर्टिफिकेट भी चाहिए कि बंदा एलिजिबल है करने के लिए, और इनका कंसेंट भी हमको चाहिए। एडीटी 1 के अंदर कंपनी को आरओसी को बताना है 15 दिन के अंदर अंदर, ये हमारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गया है। ओके, गवर्नमेंट ऑडिटर कौन है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसे होने वाला है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये भी सीएजी करने वाला है। जिस तरीके से पीछे में 60 दिन दिए थे, यहाँ पर हमें 180 दिन मिलने वाले हैं। किस दिन से, नॉट फ्रॉम एजीएम, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर, है ना। अप्रैल टिल सितंबर आएगा ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। होल्ड ऑफिस टिल एजीएम, यहाँ पे 5 साल वाला कंसेप्ट नहीं है, एजीएम तक ही है। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई वॉन्ट, देखो यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, खाली समझने से काम नहीं चलने वाला। एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आप लॉ में समझ रहे थे बट याद भी कर रहे थे, वैसे ही ऑडिट में समझना भी है और लर्न भी करना है। तो अगर साथ साथ आप लिखते चल रहे हैं, जो बात आपको समझ में आ रही है वो बहुत बढ़िया है। और पोस्ट द सेशन, जैसे हमने 1.5 घंटा लगाया मान लेते हैं चैप्टर खत्म करने में, तो अब आपको आधा घंटा खुद को देना है इंपॉर्टेंट बातें लिखने में, रिवाइज करने में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी के बारे में। तो हमने फर्स्ट ऑडिटर देख लिया, हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर देख लिया, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी देख लिया, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 में, सेक्शन 139 में ही अपॉइंटमेंट है। आप देखिए 139 में ही अपॉइंटमेंट है, 139 सब सेक्शन 8 में हमको कैजुअल वैकेंसी बताया हुआ है। सब सेक्शन नहीं भी होगा याद तभी भी चल जाएगा। नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई, जैसे मान लेते हैं कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको वेकेट करना पड़ा, तो कैजुअल वैकेंसी आ गई ना। अब कैजुअल वैकेंसी जब आई तो विद इन 30 डेज बोर्ड को फिल करनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करनी पड़ती है ये कैजुअल वैकेंसी। अगर मान लेते हैं बंदे ने रिजाइन किया है, ठीक है, एक तो रीजन है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब दूसरा रीजन फॉर कैजुअल वैकेंसी कुड भी उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अगर रेजिग्नेशन दिया है, अप्रूवल नीडेड इन 3 months एट जनरल मीटिंग। रिजाइन किया है, वैसे नहीं मैं जा रहा हूँ और चल देंगे,
यहाँ पर क्यों जा रहे हो, सारी बातचीत बतानी पड़ेगी ना। समझिए कि आपको कोई गड़बड़ घोटाला यहाँ दिख गया, यू विल हैव टू बेसिकली क्लियर ऑल दोज नॉर्म्स। तो यहाँ पर 3 महीने का समय रहेगा अप्रूवल आने तक एट GM, दैट इज जनरल मीटिंग। और नेक्स्ट AGM तक ये जो बंदा है ये भी अपना ऑफिस होल्ड करता है। ओके, गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG फिल करेगी इस कैजुअल वैकेंसी को 30 दिन के अंदर। यहाँ भी 30 दिन, यहाँ भी 30 दिन, कोई टेंशन नहीं। अगर CAG नहीं कर पाती है तो बोर्ड करते हैं 30 दिन के अंदर। जो कैजुअल वैकेंसी है मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं नॉन गवर्नमेंट में। ओके, कैजुअल वैकेंसी का रीजन क्या हो सकता है? डेथ हो गई है ऑडिटर की, रिजाइन कर दिया है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन हमने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ऑलरेडी अभी पढ़ी है। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कंपनी ऑडिटर का? As per section 139, subsection 9, a retiring auditor may be appointed at an AGM अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, उसने अपना नोटिस नहीं दिया है कि भाई मैं नहीं चाहता, has not given a written notice of the unwillingness, अगर वो खुद ही बोल दे कि नहीं मैं रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता, अगर वो ऐसी बात बोल देता है मैं रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता, तो ऑफ कोर्स आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी से भी पास नहीं होना चाहिए कि नहीं इस बंदे को हम ऑडिटर नहीं बनाना चाहते। नो स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड टू अपॉइंट अनदर ऑडिटर, प्रोहिबिट रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर ये सारी बातें नहीं हुई हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर बंदा डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर बंदे ने खुद ने मना नहीं किया है कि भैया मैं तो, रिटर्न में उसने कोई कंसेंट नहीं दिया कि मैं तो नहीं बनना चाहता ऑडिटर, ठीक है, और या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है नया तो नया ऑडिटर बनाने के लिए, इस बंदे को ना रीअपॉइंट करने के लिए। ओके, निमोनिक कैसे याद कर सकते हो? डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, अनविलिंग नहीं होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, DQ UNSP नहीं भी निमोनिक याद होगा ना आपको, ऐसी बातचीत याद ऑलरेडी हो चुकी है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। एम आई क्लियर? और ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट कब हो जाती है? अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं है एट द AGM, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यूज टू बिकम द कंपनीज ऑडिटर। बस अगर आपसे सेक्शन 139 पूछ लिया गया कि कैसे अपॉइंटमेंट हो रही है, कौन कौन से केस में अपॉइंटमेंट हो रही है ऑडिटर की, तो पहले आप कैजुअल सबसे पहले आप फर्स्ट ऑडिटर बताएंगे नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट, फिर सब्सिक्वेंट बताएंगे नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट, फिर कैजुअल वैकेंसी बताएंगे, कैजुअल वैकेंसी होती क्यों है ये बताएंगे, रीअपॉइंटमेंट के बारे में बताएंगे, और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के बारे में बताएंगे। ये सारी बातचीत आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स इस टॉपिक में मिलने वाले हैं सेक्शन 139 के अंदर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑडिट कमेटी का रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रही हूं इसे हार्ड। यहां से एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इन जनरल आपका 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.2 से 100% पेपर पूछा है। कॉस्ट ऑडिट, हम कॉस्ट ऑडिटर्स बनने वाले हैं हम, तो कॉस्ट ऑडिट से तो क्वेश्चन पूछना लाजमी है। यस, और वो स्पेशल राइट्स भी हमारे पास ही हैं। ठीक है, चलिए ऑडिट कमेटी का रोल समझते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑडिट कमेटी का क्या रोल है? ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन, जब एक ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होता है तो वो मैंडेटरी होती है। एज पर व्हाट सेक्शन? एज पर सेक्शन 177। एज पर सेक्शन 177। ओके, ऑडिट असाइनमेंट की क्या लिमिट है बेटे? अ पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड, आप एक बंदे को ऑडिटर जैसे अपॉइंट नहीं कर सकते अगर वो बंदा कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, या उसके पास 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट ऑलरेडी है। 20 से ज्यादा आप ऑलरेडी, और 20 से ज्यादा आप ऑडिट किसी कंपनी का कर ही नहीं कर सकते। बट जब मैं एक्सक्लूड कर रही हूं ये 20 का लिमिट, आई एम एक्सक्लूडिंग OPC सेक्शन 60 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, याद है?
यहाँ पे सेक्शन याद नहीं करना ओपीसी का, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा। यस, ओपीसी 20 की लिमिट में नहीं आता है, डोरमेंट कंपनी 20 की लिमिट में नहीं आता है, स्मॉल कंपनीज इस 20 की लिमिट में नहीं आता है, एक प्राइवेट कंपनी भी नहीं आती है अगर उसका टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम है। ओके, एम आई क्लियर? ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे एवरीबॉडी। जो ये 20 की लिमिट है ऑडिटर की, वो नहीं होगी किस में काउंट, ओपीसी में काउंट नहीं होगी, स्मॉल कंपनी में काउंट नहीं होगी। अगर एक आप ऐसी कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी, बट आपका 100 CR से नीचे नो अमाउंट है। यस, एंड डोरमेंट कंपनी भी इस 20 की लिमिट में नहीं आती है। ओके, सो गाइस, ये जो 20, मैं इस पे क्लैरिटी दे देती हूँ, प्राइवेट कंपनी लिख देती हूँ, है ना। जो 100 करोड़ है, 100 करोड़ इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, और पार्टनरशिप फर्म मेरे से मान लेते हैं 5 पार्टनर्स हैं, तो हर एक पार्टनर 20 पर कंपनी कर सकता है। 20 ऑडिट पर पार्टनर होता है, ठीक है। इट इज 20 पार्टनर, 20 ऑडिट पर पार्टनर, ठीक है। ज्वाइंट ऑडिट को आप एक ऑडिट जैसा ही मानते हो। मैक्स 60 टैक्स ऑडिट्स अलाउड होते हैं। अगर आपने जो लिमिट्स हैं उसे क्रॉस कर दिया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं, एक सीए है, ओके, उसके पास 20 कंपनीज का ऑडिट है जिनका कैपिटल जो है, शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 100 CR से ऊपर है, ठीक है। एक डोरमेंट कंपनी है, एक ओपीसी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर जो 80 CR है। अब बताइए, क्या ये मिसकंडक्ट कर रहा है बंदा या ओके फाइन है? ओपीसी काउंट नहीं होता 20 के ऊपर वाले में, डोरमेंट काउंट नहीं होता 20 के ऊपर वाले में, स्मॉल काउंट नहीं होता 20 के ऊपर वाले में, और अगर एक ऐसी कंपनी है प्राइवेट कंपनी जहाँ शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे, वो भी काउंट नहीं होता। और 20 थे जिनके 100 से ऊपर था, तो कोई मिसकंडक्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन शुरुआत की जा सकती है, और उसके बाद आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 141 में इन जनरल हमने बातचीत करी है, कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। 141(3) में हमने डिसक्वालीफाइड बात करी, उसकी भी क्लॉज जी में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं और ऑलरेडी काम करते हो, अगर आपने 20 से ज़्यादा ऑडिट ले रखे हैं बट 20 से ज़्यादा में कौन काउंट नहीं होता है, ठीक है। एक ऑडिट जो सीए है इंडिविजुअल लेवल पे तो 20 ही कर सकता है, बट मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है और जो जितने भी सी हैं वो पर सीए 20 कर सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं करोगे, अगर ये आपने एक्सक्लूड कर दिया, बेसिकली एक्सीड कर दी ये लिमिट, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़े जाओगे। ज्वाइंट ऑडिट को आप एक ही जैसे मानते हैं, और टैक्स ऑडिट मैक्सिमम 60 किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई है, आप रिवाइज कर पा रहे हैं। सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 एंड रूल 8 बोल रहा है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर में रिजाइनिंग ऑडिटर मस्ट, एडीटी 1 हमने पढ़ा था ना, जब हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे थे, आरओसी को बताना था। किधर चला गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कहाँ गया कहाँ गया, मिलेगा मिलेगा, एक मिनट देखते हैं। ये रहा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बुला रहे थे तो एडीटी 1 फाइल किया था ना आरओसी के पास 15 दिन के अंदर, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, फर्स्ट एजीएम में हो जा रहा है, 6 एजीएम तक रहेगा अनलेस कैजुअल वैकेंसी नहीं आती। अब हम बोल रहे हैं एडीटी 3, एडीटी 3 में रेजिग्नेशन होता है। जो फॉर्म है वो एडीटी 3 है। ये फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर के फॉर्म्स लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्म्स का एक टेबल बना लीजिए, एक शीट पे फॉर्म्स ही लिख लीजिए। एडीटी 1 कब सबमिट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एडीटी 3 कब हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये बातचीत लिख रखी होगी। तो जब एंड मोमेंट रिविजन कर रहे होंगे, थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। ओके, फाइल एडीटी 3 फॉर्म विद इन 30 days, किसके पास? आरओसी के पास ही करोगे। स्टेट रीजंस एंड फैक्ट्स
टू द कंपनी, कंपनी को भी बताना है और आरओसी को भी बताना है क्यों जा रहे हो आप। कोई गड़बड़ घोटाला आपने पकड़ लिया है जिसकी वजह से आप जा रहे हो, या आपको लग रहा है कोई फ्रॉड हो सकता है इसकी वजह से आप जा रहे हो। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज को अलोंग विद द कंपनी, अलोंग विद द आरओसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी बताना होता है कि हम जा रहे हैं। तो रेजिग्नेशन का जो फॉर्म है वो है DT3। यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है आपसे, और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हो तो 50,000 या फिर आपकी जो भी सैलरी रेम्युनरेशन है जो भी लोअर है वो आप पे लग जाएगा फाइन। फर्दर जो डिले कर रहे होंगे उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको लगेगा फाइन, जो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। क्या ये लर्न करना है? जी हाँ, लर्न करना है। डू वी नीड टू लर्न? पेनल्टीज तो जैसे आपने लॉ में याद करी होंगी वैसे यहाँ पर भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब हम स्पीड पकड़ेंगे, मोमेंटम पकड़ेंगे। आई होप लास्ट 40 ऑड मिनट्स में आप बेसिक्स समझ चुके हैं इस चैप्टर का, ऑडिट का और स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पर्टिकुलर का। ओके, अब बात करते हैं क्या कंपनी ऑडिटर का रोटेशन होता है। जी हाँ होता है। कैसे होता है ये देखेंगे। एलिजिबल कंपनीज, ये किस पे अप्लाई करता है रोटेशन, किस पे अप्लाई करता है? लिस्टेड कंपनीज में, बट ओपीसी और स्मॉल कंपनी नहीं आती है। हो सकता है ओपीसी लिस्टेड हो बट वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। हमने जब बात करी थी ना 20 की लिमिट, वहां पे 100 CR से ज्यादा था, वो भी प्राइवेट कंपनीज थी। यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका 100 CR से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है, प्राइवेट कंपनी अगर 50 करोड़ से ज्यादा का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, और बाकी सारी कंपनीज अगर आपका बोरोइंग किसी तरीके से आपने उधार वगैरह ले रखा है या पब्लिक डिपॉजिट जो हो रखा है वो 50 करोड़ है उससे ऊपर है। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैंने इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। बिल्कुल 100% घोट के पी लो। कहां पे रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर होगा? हर एक अनलिस्टेड कंपनी पे हो, हर एक लिस्टेड कंपनी पे होगा। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को छोड़ के अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में होगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है। प्राइवेट कंपनी अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर का पेड अप शेयर कैपिटल है। कोई और कंपनी अगर आपने पब्लिक बोरोइंग कर रखी है, किसी से पब्लिक डेट हो रखा है, फाइनेंशियल बैंक से आपने पैसे ले रखे हैं बट वो 50 करोड़ है उसके ऊपर है, तो आपको आप पे एलिजिबिलिटी आ जाता है रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर का। मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है? इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम 1 ईयर तक हो सकता है। अगर फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म्स तक जा सकती है, 5+5। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशनल रोटेशन रूल्स क्या है? कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब 5 साल आपने काम किया, फिर आप 5 साल से पहले दोबारा 5 साल से पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ऐसे क्यों होता है? देखो क्या होता है, जब आप ऑलरेडी एक जगह काम कर रहे हो, ठीक है, ऑडिटर बन गए हो और एक 5 साल आपने बिता दिए हैं, अब शायद आपको नई चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी। जैसे अपने घर में देखो, आपको आपके घर में चाहे जाले लग रखे हो, बाथरूम गंदा हो रखा हो, आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप रोज जा रहे हो। बट आपके घर में कोई बुआ जी, चाची जी, somebody came, वो अचानक से गई, अरे पंखों पे तो बहुत जाले हो रहे हैं, ला फ्रिज साफ नहीं करा बहुत दिन से, और उनके घर जाओगे तो वो भी गंदा हो रखा होगा। यस, तो हमें कभी कभी जहां होते हैं वो हमें दिखना बंद हो जाता है। उसी तरीके से ऑडिटर को भी बहुत समय तक जब रहता है, साइकी ये कहती है कि आपको गलतियां कहीं ना कहीं दिखनी बंद हो जाएगी, और प्लस आपको इंडिपेंडेंट रहना है। 5 साल से आप एसोसिएटेड हो, मुझे बताओ इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। और स्कोप कंपनीज ऑडिट का या कंपनी एक्ट में ये बोल रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस इज मस्ट टू अंडरस्टैंड, हमको क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप वी आर क्लियर। कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा 5 साल का बिफोर रीअपॉइंटमेंट। जो कॉमन पार्टनर्स है, लेट्स से मान लेते हैं ABC पार्टनर्स थे इस फॉर्म में, 2 टर्म्स इन्होंने कर दिया। अब क्योंकि C पार्टनर हम चाहते हैं, C बंदा ही चाहते हैं ऑडिट करना, तो उसने कोई और फॉर्म ज्वाइन कर लिया और उस फॉर्म को ले रहे हैं हम एज ऑडिटर, ये भी अलाउड नहीं है। हाँ, वो कहेंगे, सरकार बोल रही है अच्छा हमारे साथ बदमाशी। Common partner restriction: if a firm has common partners with the outgoing partners, they cannot be appointed for 5 years. Cooling off period यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड 2013 से पहले कंपनी एट 3 years टू कंप्लाई। अब जो 5 years वाला रोल है, जो हम 5 साल का कूलिंग बोल रहे हैं, पहले 3 साल का हुआ करता था। अगर मैं कंपनी एक्ट 1956 की आपका कंटेक्स्ट बता रही हूँ
Removal and resignation. Rotation rules does not affect a company's right to remove an auditor or an auditor's right to resign. ये जैसे हमने रिजाइन कर सकता है वैसे ही रिमूवल भी हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. वो बेसिकली इज नॉट इम्पैक्टेड विद दिस रोटेशन रूल. ओके, आई होप वी आर गुड. फिर बात करते हैं रोटेशन ऑफ पार्टनर्स इन ऑडिट फर्म. सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 बोल रहा है कंपनीज पास कर सकती हैं रेजोल्यूशन टू रोटेट ऑडिटिंग पार्टनर्स एंड टीम्स एट फिक्स इंटरवल्स. मान लेते हैं एक से ज्यादा कंपनीज कर रही हैं तो रोटेशन हो सकता है, उनका टाइम बता दिया जाएगा, इंटरवल बता दिया जाएगा एंड एक से ज्यादा मल्टीपल ऑडिटर्स अपॉइंट करे जा सकते हैं. दैट्स अलाउड. मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. कंपनीज एक्ट सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 याद नहीं होगा सेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल 6 याद करना पड़ेगा. इससे पीछे हमने रूल 8 याद किया था, ये रेजिग्नेशन में रूल 8 किया था ना, वहाँ पे भी 140 पढ़ा था या 139 देख रहे हैं. रूल अगर नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट सॉरी सेक्शन नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट रूल याद करना पड़ेगा. यहाँ पर रूल है हमारे पास 6. मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. क्या बोल रहे हैं? फॉर कंपनीज विद एन ऑडिट कमिटी. जिन जिन कंपनीज के पास ऑडिट कमिटी है, द ऑडिट कमिटी वहां पे रेकमेंड करेगी, क्योंकि मैंडेटरी है तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी ही है, ठीक है. और न्यू ऑडिटर का नाम रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. जिन कंपनी के पास ऑडिट कमिटी नहीं है तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड कर देंगे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट इन द एजीएम. ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत है रोटेशन से रिलेटेड. हो सकता है रोटेशन से इन जनरल आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो रोटेशन के बारे में हमको एलिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम टर्म तक इंडिविजुअल और फर्म्स कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए. एडिशनल रूल्स, कूलिंग ऑफ पीरियड, पुराने पार्टनर्स ने जो आउट गोइंग फर्म है उसके साथ कहानी, ट्रांजिशन पीरियड वाली प्रॉब्लम, मतलब 2013 से पहले 3 साल का था जो 5 साल का है, रिमूवल रेजिग्नेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. रोटेशन ऑफ पार्टनर्स या एक से ज्यादा ऑडिटर्स अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है. मैनर, किस तरीके से रोटेशन होता है, जिनका रूल 6 के साथ इसको पढ़ा जा रहा है सेक्शन 139 में. क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऑडिट कमेटी है तो उनका मैंडेटरी है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर, मतलब बेसिकली रिकमेंडेशन देंगे एजीएम में. कुछ और बातचीत जो रोटेशन से इंपॉर्टेंट है वो है प्री एक्ट टेन्योर काउंट्स. जैसे tenure served before Companies Act 2013 is included in this 5-year और 10-year limitation. 5 year जो इंडिविजुअल सीए है और यहाँ पर फर्म बोल रही हूँ मैं. जैसे मान लेते हैं 2013 से पहले आप 2 साल ऑलरेडी कर चुके थे, कूलिंग ऑफ पीरियड और 2 साल का ऑलरेडी हो चुका था, तो अब 3 ही साल और करना है, क्योंकि टोटल 5 years का हमारे को कूलिंग ऑफ पीरियड देना है जब रोटेशन हो रही है. तो अगर इंडिविजुअल 5 साल, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी है, मतलब सॉरी फर्म है, इंडिविजुअल है तो 5 साल बाद ही हो गया होगा बंदा बंद, अब कोई और आ गए हो गया, और फर्म है तो 2 टर्म्स के लिए अलाउड था और अब जो है वो 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको भी देना पड़ेगा. तो कूलिंग ऑफ पीरियड में जो प्री टेन्योर मतलब 2013 से पहले का टेन्योर आप सर्व कर चुके हो टोटल में काउंट हो जाएगा. ओके, सेम नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन. जो न्यू ऑडिटर है या जो न्यू ऑडिट फर्म है वो सेम नेटवर्क में नहीं होने चाहिए. मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क एज एन आउटगोइंग ऑडिटर. जैसे मान लेते हैं केपीएमजी है, केपीएमजी का ही कोई लेट्स से नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क फर्म है, तो क्या ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस या जो हमारा एजेंडा था रोटेशन करने का वो तो अगेन इम्पैक्ट हो जाएगा. तो इवन दैट इज नॉट अलाउड. Same network includes firms operating under the same brand, trade name or common control. ठीक है. ब्रेक पीरियड रिक्वायरमेंट, कॉन्टिन्यूस 5 साल का गैप रिक्वायर्ड है बिफोर री अपॉइंटमेंट की. रोटेशन साइकिल में आप फिर से 5 साल वाला या 10 साल वाला फर्म या इंडिविजुअल जैसे भी केस है. रिटायरिंग पार्टनर की रिस्ट्रिक्शन. अगर मान लेते हैं एक पार्टनर इंचार्ज है ऑडिट का, वो कोई और फर्म ज्वाइन कर लेता है रिटायरमेंट के बाद, वो वाला फर्म भी अलाउड नहीं है. अगर पुराने वाला फर्म ए में पार्टनर था जो और ये फर्म ए ऑडिटर थी कंपनी एक्स की, अब फर्म ए से और रिटायर होके फर्म बी में चले गए और ये कंपनी एक्स का ऑडिट करने जा रहे हैं, नहीं अलाउड ना. कॉमन पार्टनर ही है, चाहे वो रिटायरिंग से हो रहा हो, चाहे रेजिग्नेशन से हो रहा हो, चाहे वो किसी भी मोड से हो रहा हो. कॉमन सेंस लॉजिक रिमेन्स. ठीक है. अब आई होप रोटेशन इज क्लियर. रोटेशन को अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स को रेफर कीजिएगा. अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर.
सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन के बारे में बात करता है और इस सेक्शन में चाहूंगी कि आप लर्न करें कौन फिक्स कर रहा है रेम्यूनरेशन, जनरल मीटिंग में हो रही है या और एज डिटरमाइंड देयरिन, या तो जनरल मीटिंग में हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बता रखा होगा जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। अब जो रिकमेंडेशन है ऑडिट कमेटी से, अगर ऑडिट कमेटी है, बट जो रेम्यूनरेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। स्कोप क्या है, क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा इस रेकमेंडेशन में, आपकी फीस इंक्लूड हो जाएगी, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ऑडिट करने का वो इंक्लूड हो जाएगा, और जो भी फैसिलिटीज आप एक्सटेंड कर रहे हो ऑडिटर को वो भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं आपने ABCDE काम तक, ए से लेके ई काम तक ऑडिटर अपॉइंट किया था, अब मान लेते हैं आप उसे F काम भी करा रहे हैं, G काम भी करा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ना, वही बोल रहा है रेमेंडेशन फॉर अदर सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय द कंपनी, उसके लिए ये इंक्लूड नहीं करी जाएगी, दैट इज एक्सक्लूडेड। अपने आप को समझ लिया करो, जब भी कुछ भी गड़बड़ सिचुएशन में पहुंचो ना तो अपने आप को बना लो, जहां पे लग रहा है कंपनी के एंगल से सोचना है तो बिजनेस बना लो अपने आप को, कहीं शेयर होल्डर के एंगल से समझना है तो शेयर होल्डर बना लो अपने आप को, ऑडिटर के एंगल से समझना है तो ऑडिटर बना लो अपने आप को। समझ में आ रही है? रिमूवल कैसे होगा कंपनी ऑडिटर का? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को दो तरीकों से निकाला जा सकता है। अगर आप मान लेते हैं टर्म जो है आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लेट्स से 2 इयर्स बाकी है, कुछ भी समय आपका बाकी है सर्व करना, एज पर लाइक फर्स्ट AGM में से तो 6 AGM तक होने चाहिए, बट उससे 6 AGM से पहले लेट्स से द रिमूवल हैज टू हैपन, ओके। तो अगर एक्सपायरी से पहले हटा रहे हैं तो आप किसको एप्लीकेशन भेजोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे। ADT 1 ADT 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट का ADT 1 में था, रेजिग्नेशन ADT 3 में है। जब इंडिविजुअल अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी तो हमने कंपनी को भी भेजा था, ROC को भी भेजा था, और अगर गवर्नमेंट कंपनी थी तो CAG को भी भेजा था अलॉन्ग विद दीज टू। हाँ, ADT 3 बोल रही हूँ। ADT 2 में अगर आप जो टर्म है ऑडिटर का वो खत्म होने से पहले बंदे को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो ADT 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एप्लीकेशन भेजोगे। टाइमलाइन क्या है? विद इन 30 डे ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपको पास करना पड़ेगा कि भैया इसको निकालना है हमें फॉर XYZ रीजन, रीजन कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन भेजनी है ADT 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब अप्रूवल एंड जनरल मीटिंग 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ओके आ गया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में टू रिमूव दिस पर्सन। पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भैया जी वी नीड टू रिमूव, उसके लिए एप्लीकेशन ADT 2 में हमको फॉर्म भेजना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया ओके, उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन फिर से पास करना है जहां इस बंदे को हटाने की बात करी जा रही है। अब ऑडिटर को भी मौका दिया जाएगा, he will also be given an opportunity of being heard, okay, auditor's right to be heard, auditor must be given an opportunity to present their case before removal। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हटवा सकते हैं, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा है ट्राइब्यूनल NCLT। When I'm talking about NCLT, when I'm talking about tribunal in case of companies, I'm talking about NCLT। LLP में भी ऐसी था, ऐसा आपने लॉ में भी पढ़ा है, पेपर नंबर 5 में भी ऐसे ही पढ़ा है। यस, क्या है ग्राउंड्स फॉर रिमूवल? NCLT खुद भी हटा सकती है, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय ट्राइब्यूनल सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से NCLT ने खुद ही नोशन पास किया है कि भाई इस बंदे को हटाना है, या फिर हो सकता है ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन गया, ठीक है। एप्लीकेशन किसके थ्रू गया होगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गया होगा या किसी कंसर्न पर्सन के थ्रू गया होगा कि दिस ऑडिटर नीड्स टू बी रिमूव्ड। इट कैन गो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कुड गो फ्रॉम द ट्राइब्यूनल आल्सो। ट्राइब्यूनल खुद भी कर सकता है या एप्लीकेशन वाया आ सकती है किसी कंसर्न पर्सन से भी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। क्यों ट्राइब्यूनल कब आएगा? जब लग रहा होगा कुछ फ्रॉड कर रहा है ऑडिटर, ठीक है। fraudulent conduct, removal if the auditor has acted fraudulently, या फिर फ्रॉड में उसके हाथ रंगे हुए हैं,
इन्वॉल्विंग द कंपनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। ठीक है, डिसीजन टाइमलाइन क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है ट्राइब्यूनल को कि भाई इसको बंद, बेसिकली इस ऑडिटर को रिमूव करना है, तो वो ट्राइब्यूनल को, एनसीएलटी को डिसाइड करना है 15 दिन के अंदर अंदर। कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन गई है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू ऑडिटर। अब कोई पुराने वाले ऑडिटर को हटा रहा है तो नया ऑडिटर लाना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है रिप्लेसमेंट, दैट हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट ऑडिटर। पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शन क्या है मेरे बेटे? यहाँ पे ऑडिटर को रिमूव नहीं किया जा सकता। रिमूव्ड ऑडिटर कैन नॉट, मतलब बेसिकली जो ऑडिटर ऑलरेडी रिमूव्ड है उसको 5 साल में नहीं करोगे ना दोबारा अपॉइंट। कूलिंग ऑफ पीरियड तो है ही, तो हमने नोटेशन में पढ़ लिया है। Removed auditor cannot be appointed for 5 years. Liable for punishment under section 447 fraud. If an audit firm is involved, all fraudulent partners will also be held liable. अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही है, बट अगर फर्म है तो जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है सबको पकड़ा जाएगा। सेक्शन 447 फ्रॉड। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अगर बिफोर टर्म ऑफ एक्सपायरी बंदे को हटा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सू मोटो तो कर ही सकता है ट्राइब्यूनल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, ट्राइब्यूनल भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कर से आप वाया सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहे हो तो एक रेजोल्यूशन पास करेगी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ओके आ गया तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन और पास करके कंपनी रिमूवल कर सकती है, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा ऑडिटर को। दूसरा तरीका है ट्राइब्यूनल के थ्रू, ट्राइब्यूनल खुद भी कर सकता है या फिर उसके पास एप्लीकेशन गई होगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो किसी कंसर्न पर्सन से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन गई है तो 15 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल को डिसीजन लेना है। और जब हटा रहे हैं तो नया बंदा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करने वाला है। ओके, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कब है? अगर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है बट कंपनी हटाना चाह रही है। जब फ्रॉड हुआ है तो ट्राइब्यूनल से ही होगा, चाहे वो सुओ मोटो हो, चाहे एप्लीकेशन आ रही हो किसी कंसर्न्ड पर्सन से। ऑडिटर भी हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है, सम ऑफिसर भी हो सकता है, और कोई विसल ब्लोअर भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। बट सॉरी, जो एप्लीकेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है वो ADT 2 जाती है। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पूरी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ट्राइब्यूनल सो मोटो भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है, किसी और के रिक्वेस्ट में भी आ सकता है, बट यहाँ पर फ्रॉड की वजह से रीजन है। और 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ट्राइब्यूनल को डिसाइड भी करना पड़ता है, और ये ऑडिटर जो है 5 साल के लिए बैन हो जाता है अगर इसको हटा भी रहे तो। फ्रॉड, फ्रॉड के लिए इन जनरल कूलिंग पीरियड तो है ही। अगर ऑडिटर को फ्रॉड की वजह से हटाया तो 5 साल के लिए बैन हो जाता है, प्लस लायबल हो जाता है फ्रॉड के लिए अंडर सेक्शन 447। ठीक मेरे बेटे, आई होप यहाँ तक बातें चीज समझ आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टीपल। कंपनी ऑडिटर की क्या क्या राइट्स हैं? देखिए, ऑडिटर है, ऑडिट कैसे करेगा? जब उसे आप किताबें दोगे, जब वो एक्सेस कर पाएगा आपकी बुक्स, ठीक है, जब वो इंस्पेक्ट कर पाएगा इन्वेंट्री को, आपकी ब्रांचेस को, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग में पहुंचाएगा, ये सारी राइट्स है ना। तो आइए पढ़ेंगे। एक्सेस कर सकता है बुक्स और वाउचर्स आपके, ठीक है, सारे कंपनी रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग उसकी सब्सिडरीज भी। इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ब्रांच अकाउंट्स, रिसीव कर सकता है ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट एट एजीएम प्रेजेंट कर सकता है, अपने ऑब्जर्वेशन बता सकता है, सारे जनरल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर सकता है अगर ऑडिट कमेटी है तो। कैन प्रेजेंट व्यूज बट नो वोटिंग राइट। ध्यान से, वोटिंग राइट नहीं होती बट ऑडिटर की ऑडिट कमेटी में। और अगर कोई नुकसान हुआ है ऑडिटर का तो राइट टू इंडेमनिफिकेशन है। इंडेमनिफिकेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से सेक्शन 124 125 कंपनीज एक्ट में पढ़कर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आए हैं। यस,
कैन क्लेम लीगल एक्सपेंसेस इफ डिफेंडिंग वर्क रिलेटेड केसेस, प्लस लीगल प्रोटेक्शन है। ये जो राइट्स है इनको कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हमने तो कंपनी रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम नहीं दे रहे आपको इन्फॉर्मेशन। अरे भाई कैसे नहीं दे रहे? अरे इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी ओवर रिडन बाय एनी काइंड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनीज एक्ट नहीं दिया हुआ है भैया, एक्ट ने कोई चीज की आपको राइट दे रखी है, वो आप रेजोल्यूशन पास करके हमारे से राइट छीन लोगे, नॉट अलाउड। ठीक है, तो कैसे क्या इसका याद करने का तरीका क्या है? इन जनरल तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, हम किताबें देख सकते हैं, हम ब्रांचेस ऑडिट कर सकते हैं, हम एजीएम में अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, हम ऑडिट कमेटी में मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट नहीं है ऑडिट कमेटी में भी। हमारे अगर कोई हमारे से खर्चा हमने किया है ओवर एंड अबव, उसका हम इंडेमनिफिकेशन करवा सकते हैं, है ना, ये सारी बातचीत कर सकते हैं। बट इसको याद करने के लिए आपके पास ये मैंने निमोनिक भी दिया है, रेज, okay, that read books, ask explanation, inspect branches, sign reports and engage in meetings also. If you think this mnemonic is going to help you, go ahead, write it down in your notebook. And logic तो हमें समझ आ भी गया है, चाहे हमें mnemonic नहीं भी याद हो, लॉजिक हमें समझ आ गया, सारे राइट्स ऑडिटर के होंगे ही होंगे। ठीक है, चलो अब ऑडिटर की, कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? अगेन मल्टीपल अटेम्प्ट, मैंने अभी आपको दिखाया था स्कैनर, राइट, मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या ड्यूटी है? इंक्वायरी करने की, इंक्वायर करने की ड्यूटी है। चेक करेंगे कोई लोन्स हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, सारी बुक एंट्रीज देखेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस देखेंगे, डिपॉजिट ढंग से क्लासिफाई हो रखा है नहीं हो रखा है, पता चल रहा है डिपॉजिट होना था लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में दिखा रखा है, ऐसे नहीं हो। ठीक है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल्स, ड्यूटी है ऑडिटर की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही हो। ट्रू और करेक्ट नहीं है, ट्रू और फेयर है, क्योंकि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारी बातचीत को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है थिंग्स आर फाइन, तो फेयर है। 100% करेक्ट तो नहीं बता सकते, करेक्टनेस आ जाता है ऐसे टैक्स ऑडिट जब करते हैं तो आ जाता है, बट वो भी हमारा पार्ट नहीं है, फाइनल्स में पढ़ेंगे। ड्यूटी टू डिस्क्लोज की ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं इस ऑडिटर की, जो भी किताबें वेरीफाई करी, ब्रांच रिपोर्ट देखे, डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई है, जो भी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं वो सब कुछ की ऑब्जर्वेशन किसको देनी है? इस ऑडिटर को ही तो देनी है। आपके पास राइट्स है तो ड्यूटीज कम अलोंग। यस, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कंप्लायंसेस, रिव्यू करो कोई पेंडिंग लिटिगेशन, कोई ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में आपके मुकदमे चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं। ठीक है, आईईपीएफ ट्रांसफर्स, कोई सॉफ्टवेयर कंप्लायंस है, लेट्स से आपने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आपने ईआरपी बना रखा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो देखना है उसमें कोई लूप तो नहीं क्रिएट कर रखा है, क्योंकि अगर जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसी के साथ मिलकर कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी तो आपको दिखेगा भी नहीं कुछ गड़बड़ हुई हुई है। यस, अगर कोई फ्रॉड है दिस इज द ड्यूटी टू रिपोर्ट, अदरवाइज स्कैम्स हो जाते हैं, जैसे हमने सत्यम स्कैम देखा है रिसेंट टाइम में, एनरॉन स्कैम देखा है हमने, नीरव मोदी केस देखा है, पीएनबी में गड़बड़ घोटाला हुआ, यस बैंक आपने रिसेंट टाइम में स्कैम। तो ऑडिटर्स का यहाँ रोल था जो कहीं ना कहीं ढंग से अदा नहीं हो पाया। Yes, notify board if the fraud exceeds 1 CR, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो बोर्ड को बताना है, और गवर्नमेंट को भी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 लर्न, वी हैव टू लर्न। मैं इसे कर रही हूँ बॉक्स, आप अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करके 5th पॉइंट को डेफिनेटली अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, अगर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कोई दिशा निर्देश आए हैं, कोई डायरेक्शंस आए हैं, तो वो किसे फॉलो करने हैं? ऑफ कोर्स ड्यूटी है, वील हैव टू फॉलो। अडेयर टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी का रोल आता ही है, हमने देख ही लिया है, अपॉइंटमेंट में भी देखा था। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं और पेनल्टीज भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 5 लाख फाइन फॉर लिस्टेड कंपनी एंड 1 लाख फॉर अदर्स इफ फ्रॉड इज नॉट रिपोर्टेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट को आप डब्बा लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में बनाइए कि अगर फ्रॉड हुआ है और आपने एज एन ऑडिटर ये आपकी ड्यूटी थी रिपोर्ट करनी, अगर आपने नहीं करी है
तो 5 करोड़ का फाइन मिल जाता है, लग जाता है आपके, सॉरी 5 लाख का फाइन लग जाता है अगर लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन आप पे लग जाता है अगर आपने फ्रॉड नहीं रिपोर्ट किया है तो। याद हो रहा है भेजे में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है मैम, जा रहा है। अगर चमक रहा है तो फटाफट से थम्स अप का बटन दबा दीजिए। मॉर्निंग क्या है, हमने ड्यूटीज राइट्स याद करी थी रेस से, ड्यूटीज याद कर रहे हैं ऑडिटर से। आस्क एंड इंक्वायर, दैट्स योर ड्यूटी। Uncover and report, that's also your duty. You have to tell your observations, right? Disclose the key observations. Investigate the compliances are done or not. If not, then again you have to inform. Tell about fraud. अगर नहीं बताओगे तो 5 लाख और 1 लाख, लिस्टेड नॉन लिस्टेड है ना। सीएजी के डायरेक्शंस, दिशा निर्देश फॉलो करने हैं और रिस्पेक्ट करने हैं स्टैंडर्ड्स को और एक्सेप्ट करने हैं पेनल्टीज। अगर आपको ये मेमोनिक नहीं भी याद होता है, आपको नहीं भी एफर्ट लगाने, हमको सारी बात ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत आई होप कंसोलिडेटेड मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका स्टडी मैट तो है, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड द एंटायर कंटेंट एवर बिफोर इन एनी ऑफ द क्लासेस, स्टडी मैट से ही सब पढ़ाते हैं। इवन आई टीच फ्रॉम स्टडी मैट बट इन अ सिंपलर एंड ईजियर कम्युनिकेशन लैंग्वेज, राइट। लगभग 35-38 आवर्स में, ऑलमोस्ट 40 आवर्स में मैंने आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है इन योर लॉन्ग टर्म बैच, राइट। चलिए, अब कंपनी ऑडिटर की क्या लायबिलिटीज है, हमने राइट्स देख ली, हमने ड्यूटीज भी देख ली। अब बात कर रहे हैं लायबिलिटीज क्या है इस कंपनी ऑडिटर की। एक तो है हमारे पास सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या है? अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसस्टेटमेंट है, पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट में इसके बारे में, या लायबिलिटी फॉर लॉसेस इनकर्ड बाय द इन्वेस्टर। किसकी लायबिलिटी? ऑडिटर की लायबिलिटी है। अगर ऑडिटर को देखना था प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए ये सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी, अगर उसमें मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसे डाल दिए हैं, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टर को नो नुकसान भुगतना पड़ गया है, तो कौन? सॉरी गाइस, लेट मी have a glass of water. ओके, उस बंदे को, इस इन्वेस्टर को कोई नुकसान भुगतना पड़ गया है तो उसका खामियाजा ये ऑडिटर भुगतेगा। दिस इज सिविल लायबिलिटी। नाउ then there is a breach of duty, that is misfeasance. ये बंदा, ये ऑडिटर अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा ड्यूरिंग लिक्विडेशन। आपकी ड्यूटी थी, आपने फुलफिल नहीं करी, कंपनी बंद हो रही है, तो यहां पर भी दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज सिविल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। कंपनी के फंड्स मिसयूज हुए हैं, बोला था इन्वेस्टर को भैया हम इस कंपनी के ना एक्सपेंशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, नया प्लांट लेकर आएंगे, पैसे लेकर जा रहे हैं गोवा वाले बीच पे, आओ बेबी फोटो खींच ले। गोवा भी नहीं जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मसाज कराने। हाँ चलो, सिविल लायबिलिटी आई होप इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, सिविल लायबिलिटी तो हमने, अगर मिसस्टेटमेंट थी उससे रिलेटेड आ गई, ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी उससे रिलेटेड आ गई। अब बात करें क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी, अगर आपने कोई फॉल्स या मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है एज ऑफेंस, ओके, तो आपको 6 महीने से 10 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जितना नो फ्रॉड अमाउंट है उसका 1 से 3 गुना तक, 1 to 3 टाइम्स लग गई, खतरनाक। From 6 months to 10 years and from the amount of fraud 1 to 3 times तक आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिस इज प्लस। अगर फ्रॉड ने पब्लिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट किया है तो 3 साल कम से कम सजा मिलेगी। ये टेबल्स आपके लिए इतने हेल्पफुल होने वाले हैं, बिलीव मी गाइस, मेरे बहुत एफर्ट्स है इस पूरे कंटेंट को बनाने में, एंड दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी सुपर
superly important for you, superly resourceful for you, if not important, yeah, resourceful for you, and therefore important, I'll say. Yes. वायलेशन अगर अपॉइंटमेंट के टाइम हुआ है, ड्यूटी से रिलेटेड हुआ है, इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, तो आपको 25,000 से 5 लाख तक का जुर्मा जेल हो सकती है, और या फिर 4 गुना तक का, 4 गुना ऑफ व्हाट, फ्रॉड नहीं, 4 गुना ऑफ योर ऑडिट फीस तक का आप पे लग सकता है फाइन। अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई वायलेशन है, लेट्स से 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं हुआ था, या आप इस फर्म में थे, दूसरी फर्म में, आउटगोइंग फर्म से दूसरी फर्म में चले गए और फिर अपॉइंट हो, इंटेंशनली जानबूझ के आपने मिसलीडिंग रिपोर्ट दी है, तभी भी आपको कम, मतलब अप टू 1 ईयर तक का जेल हो सकती है, 50,000 से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है, या फिर 8 टाइम्स ऑडिट फी देना पड़ सकता है। क्या ये लर्न करना है? जी हाँ, आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे याद करने में। You will have to put some efforts to remember this. It is, of course, it will require some efforts, especially जब एग्जाम से एक दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास अकाउंट्स भी करने को है, ऑडिट भी करने को, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे होंगे तो बाबा रे, गॉड ब्लेस यू, you'll need the blessings, all the more blessings, right? रिवाइज करने में आपके पास ये जो आप खुद नोट्स बना रहे हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल आने वाले हैं। ठीक है। फेलियर टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स टू इंस्पेक्टर्स, अगर आपने कोई इंस्पेक्टर को कोई रिपोर्ट देनी थी, आपने वो नहीं दी, तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, 2,000 रुपए पर डे फाइन देना पड़ेगा अगर कंटिन्यूड फेलियर रहा आपकी तरफ से। तो कंपनी की लिक्विडेशन में फ्रॉड है, ठीक है, तो आपको 3 से 5 साल तक की सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, और 1 लाख से 3 लाख तक का आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट्स हुई है ऑडिट रिपोर्ट में, तो सेम पेनल्टी जैसे फ्रॉड में देखी थी हमने, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी, फ्रॉड वाला। ठीक है। आपने फॉल्स एविडेंस, जो सबूत है वो गलत दे रखा है लीगल प्रोसीडिंग्स में, जो आपके मुकदमे चल रहा है उस समय, तो 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस 10 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। दिस इज अंडर द criminal wrong, criminal liability. You will have to spend some time. आप चाहे तो मैं साइड हो जाती हूँ, just take the screenshot of this table, okay, take a screenshot of this table. I'll suggest to write, but even if you have not written, एक बार screenshot ले लो, but लिख जरूर लेना, बाद में ऐसे screenshot खो जाते हैं, ठीक है, this and this table. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाकी एक्ट्स में क्या लायबिलिटी है। अगर आपने फॉल्स टैक्स फाइलिंग में, टैक्स का एवेजन में, चोरी चकारी ऑफ टैक्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट में लायबल हो जाते हो। अगर आपने ICAI एक्ट 1949 में वायलेशन किया है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे उस पर लग जाएगा। अगर आपने कौन सी मूवी या सीरीज देखी होगी, जमुना पार, ओके। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट आपने फॉल्सिफाई करी है, तो पेनल्टी LIC एक्ट 1956 में लग जाएगी। अगर बैंक रिपोर्ट्स में कुछ मिस रिपोर्टिंग हुई है, तो BR एक्ट 1949 के अंदर जो लायबिलिटी है वो आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज भी हो सकती हैं हमारे कंपनी ऑडिटर की, अगर उन्होंने ऑडिट के कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच, जो वादा किया था वो नहीं निभाया, तो उस पर लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है, यस, आपके लॉ में। फेलियर टू परफॉर्म फुल ऑडिट, और जिससे फ्रॉड हो गया, लीडिंग टू फ्रॉड, ऑडिटर अकाउंटेबल होता है। इंडेमनिफिकेशन, जैसे राइट थी इंडेमनिफिकेशन, वैसे लायबिलिटी भी है, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंशियलिटी पता चला, अच्छा यहाँ पे ना ऐसे बनते हैं, कोका कोला ऐसे बनते हैं, बाहर जाके बताने लगे, ना भैया जी, कॉन्फिडेंशियलिटी समथिंग दैट कम्स अंडर द एथिकल कोड्स, ओके। तो लीगल एक्शन लगेगा अगर आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाइंट की बाहर दे दी। तो कैसे याद कर सकते हो इसको? व्हाट आर द लायबिलिटीज इन जनरल हम याद कर सकते हैं, हम मॉर्निंग नहीं भी टच करते तभी भी याद कर सकते हैं। हमारे पास सिविल है 2, क्रिमिनल है हमारे पास, कौन कौन से केसेस वहाँ हमें लर्न करना है। बाकी सारे एक्ट में अगर हमने कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड किया तो इनकम आ जाएगा, बैंक से रिलेटेड किया तो BR आ जाएगा,
इंश्योरेंस रिलेटेड किया तो LIC एक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एक्ट आ रहे हैं अपन के पास। यस, इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, आपने जो वादा किया था वो नहीं निभाया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा। अगर ऑडिट पूरा कंप्लीट नहीं किया जिसकी वजह से फ्रॉड हो गया, यस, तो उसके लिए लॉस के लिए आप अकाउंटेबल हो, प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ क्लॉज दैट यू नीड टू मेंटेन। तो फ्रॉड फिन इज एन mnemonic दैट विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल द पॉइंटर्स। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूं फ्रॉम द कंटेक्स्ट यहां तक। ये वाले पॉइंटर्स आपके पास कहीं ना कहीं क्रिमिनल लायबिलिटी में आ जा रहे हैं। अगर आपको ये mnemonic याद हो पाते हैं, आपको लगता है कि these mnemonics can be helpful for you, go ahead. If you think no, ये mnemonic याद करना अपने आप में टास्क है, ignore it is just a trick to remember. किसी जगह फंसते हो आप, जरूरी नहीं आपको सारे mnemonic याद करने, कोई टॉपिक याद नहीं हो पा रहा है तो वहां mnemonic आपको हेल्प करेगा। ऐसी एनालॉजीज आपको हेल्प करती है। तो मैंने किसी किसी जगह आपको एनालॉजी दी हुई है, कहीं कहीं मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दे रखे हैं, कहीं कहीं हमने कुछ म्यूजिक बना रखा है, कहीं कहीं हमने mnemonic टेबल्स लिए हुए हैं टू हेल्प अस रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज, आप देखिए हमने अब थोड़ी देर पहले हमने स्कैनर का एक्सपोजर लिया था। दिस इज रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अब ब्रांच ऑडिट को ब्रांच से ही याद करते हैं। ओके, ब्रांच को बेसिकली ब्रांच ऑडिट को आप ट्री की ब्रांच जैसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट नीड्स केयर, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटिंग टू स्टे स्ट्रांग। हाँ, जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की शाखाओं, बोले तो ब्रांचेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी भी केयर करनी पड़ेगी। और क्योंकि ऑडिट कंपनीज का हो रहा है तो इस ब्रांच ऑडिट में या ब्रांच कंपनीज का भी ऑडिट होना पड़ेगा। यस, तो जैसे एक बड़ी ट्री पकड़ लो, उसके स्मॉलर ब्रांचेस पकड़ लो। यस, ब्रांच ऑफिसेस पकड़ लो, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे यहां पर मेंटेन करोगे अकाउंट्स? अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस ब्रांच। हाउ व्हाट आर यू ऑडिटिंग? बेसिकली ब्रांच ऑडिट में क्या ऑडिट कर रहे हो? ये अकाउंट्स ढंग से बनाए गए हैं, रिटर्न्स ढंग से भेजी गई हैं, ऑडिटर ने यहाँ पे फ्रॉड भी चेक किया है इन ऑर्डर टू सी इज दिस ट्री हेल्दी, इज दिस कंपनी हेल्दी, बिकॉज ब्रांचेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। यस, तो ब्रांच को मैंने आपको मॉर्निंग हम ब्रांच से याद कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एक ब्रांच को अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। Just like tree stores nutrients in the branches. Yes, return sent to head office. जैसे कि एक ट्री ऑक्सीजन भेजती है ना अपने एनवायरनमेंट में, ब्रांचेस वैसे ही फिनेंशियल रिपोर्ट भेजती हैं हेड ऑफिस में। देखो मैंने यहाँ पे आपको mnemonic तो दिया ही, बट एक एनालॉजी से कि अच्छा ब्रांच क्या कर रही है, ब्रांच जो है न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो फिनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन दे रही है वैसे ही ये हेड ऑफिस में अपनी इंफॉर्मेशन देने वाली है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, एक क्वालिफाइड ऑडिटर, वो हेडक्वार्टर का ऑडिटर भी हो सकता है, कोई लोकल ऑडिटर भी हो सकता है, जो कि इंश्योर करेगा कि ब्रांच स्ट्रांग है। ओके, नॉन इंडियन ब्रांच ऑडिट, जो फॉरेन ब्रांचेस हैं वो भी लोकल अकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट करी जा सकती है, कैन बी डन। ओके, कंपनी का ऑडिटर और कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन ब्रांचेस, जैसे कि एक ट्री, ऐसा तो नहीं कि इस ब्रांच में मैं ट्री नहीं दूंगा, फ्रूट नहीं दूंगा, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। वैसे ही जैसे एक ट्री शेयर करती है उसके फ्रूट्स, ब्रांच ऑडिटर्स भी ऑडिट रिपोर्ट हेडक्वार्टर में भेजते हैं। हाँ, हैंडलिंग फ्रॉड, इफ एन ऑडिटर डिटेक्ट्स फ्रॉड, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो ड्यूटी भी है ना हमारी, और नहीं करोगे तो पेनल्टी है, सजा है। ओके, क्विक mnemonic टू रिमेंबर ब्रांच ऑडिट रूल्स।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी ब्रांच में। ऑडिटर या तो मेन ऑडिटर भी हो सकता है, लोकल ऑडिटर भी हो सकता है, और जो भी आपकी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं दैट नीड्स टू बी सेंट। ओके, मेन कम बॉटम लाइन, नो मैटर वेयर द ब्रांच इज, ऑडिट भी होना पड़ेगा चाहे फॉरेन क्यों ना हो। यस, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रू भी हैं और फेयर भी है। ब्रांच ऑडिट को का जो तरीका है समझने का, याद करने का, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है। If you want me to give you content related to branch audit, let me just show it to you how it looks like. This is unit 7.1. Okay, I think branch audit यहाँ होगा। Okay. Give me a moment, let me check, okay? ये अपनी क्लास के नोट्स में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? सिंपल रूल है, रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट। लॉ क्या बोल रहा है, सेक्शन 128 क्या बोल रहा है, जो मैंने बार से बताया, ब्रांच से बताया, स्कोप बताया मैंने अभी आपको। कौन ऑडिट कर सकता है, जो हेडक्वार्टर का है वो तो कर ही सकता है, साथ ही साथ लोकल अपॉइंटेड भी कर सकता है, आउटसाइड इंडिया भी एक क्वालिफाइड ऑडिटर फ्रॉम द कंट्री कर सकता है। ओके, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, और सिंपली क्या बात हो रही है, ये पूरी कहानी मैंने आपको ब्रांच ऑडिट की समझाई है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। जो क्लास में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स रेफर कर सकते हैं, आपकी ऐप पे नोट्स अवेलेबल है। पूरी बुक भी हमारे पास अब कंसोलिडेट होके आ गई है, जो आपकी बुक मैंने बनाई है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आवर स्टडी मटेरियल, है ना, वो भी अपन के पास अब है। चलिए, I hope you were able to get a knack of what I was trying to say. Now let's get moving. Now let's talk about joint audit. Okay, think of joint audit as a teamwork in auditing. कैसे मानोगे इसे? I think overlapping हो रही है अभी, अभी ठीक है ना? Where multiple auditors ensure कर रहे हैं कि accuracy बनी रहे। तो जैसे ब्रांच ऑडिट का BRANCH और बार से मैंने आपको याद करने की कोशिश करी, जॉइंट ऑडिट को हम JOINT से याद कर रहे हैं। जस्टिफाइड वर्कलोड, ऐसा ना हो कि एक ऑडिट टीम के पास तो भयंकर काम हो, एक ऑडिट टीम के पास काम ही ना हो। जॉइंट ऑडिट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑडिटर साथ मिलके एक सिंगल कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा मॉल है, जब बहुत सारी शॉप्स हैं, आपने खाली एक ही सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हायर कर लिया है सब कुछ चेक करने के लिए। पॉसिबल है क्या? ढंग से चीजें हो पाएंगी क्या? नहीं ना। यू विल हैव टू हायर मल्टीपल गार्ड्स, ताकि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स को हैंडल कर सके। उसी तरीके से जॉइंट ऑडिट वर्क भी काम करता है, जहां पे ऑडिटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। वाई इज इट यूज्ड? लार्ज कंपनीज जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, जहाँ ज़्यादा एफिशिएंट फास्टर चीज़ें चाहिए, फास्टर ऑडिट करवाना है, वहाँ पे आपको जॉइंट ऑडिट्स कराने होते हैं। मल्टीपल ऑडिटर्स मल्टीपल एक्सपर्टीज भी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेट हो पाता है हमारा ऑडिट। तो ये बेनिफिट क्या है हमारे जॉइंट ऑडिट के, जैसे हम यहाँ पे समरी नोट्स में देख पा रहे हैं। यस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट ऑडिट? जस्टिफाइड वर्कलोड हो, ऐसे बेसिकली ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया है। ऑप्टिमाइज्ड एफिशिएंसी, ज़्यादा ऑडिटर्स हैं, फास्टर कंप्लीशन होगा। बेसिकली इट विल बी अ रिले रेस, इट वोंट बी
स्प्रिंट पे भी, ठीक है। इम्प्रूव्ड एक्सपर्टीज ज़्यादा होगी, अलग अलग ऑडिटर अपने अपना इंसाइट्स, फ्यूअर एरर्स होने के चांस है, एक दूसरे का चेक कर रहे होंगे क्योंकि सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है, मल्टीपल ऑडिटर्स हैं तो, और थरो चेकिंग होगी। अ टीम इंश्योर्स नथिंग इज मिस्ड, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो, एक टीम ऑफ डिटेक्टिव्स मान लो जो मिलकर एक फिनेंशियल मिस्ट्री सॉल्व कर रही हैं। Okay, multiple eyes are finding the sabuts, the clues, just like joint audit. ठीक है। हमारे पास फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या है, अगर आपने लेट रिकॉर्ड्स दिए, नहीं रिकॉर्ड्स दिए तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन, और हर एक दिन के 2,000 रुपए फाइन आपके और लगे। फॉल्स रिपोर्ट दी तो 20,000 रुपए से 50,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन हो सकता है और 1 साल की जेल भी हो सकती है। फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो इमिडिएटली रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, इट्स अ मस्ट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट joint audit. Now let's talk about ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, SA 299, जहां ज्वाइंट ऑडिट पे हमें गाइडलाइन मिली हुई। ओके, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ज्वाइंट ऑडिटर्स की, इसको याद करने के लिए एक और बोला। पहले हमने ब्रांच देखा, बार देखा, ज्वाइंट देखा, अब हम कोर देख रहे हैं। ये निमोनिक बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेटली लर्न करने में मदद मिलने वाली है। अगर आपने निमोनिक, आपको लगता है इट फिट्स यू, कोई एग्जाम में आपसे निमोनिक नहीं पूछ रहे हैं, तो मैंने ही कुछ बनाई हुई ट्रिक्स है। ओके, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ज्वाइंट ऑडिटर की, एज पर ऐसे 299 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे को गाइडलाइन मिल रखी है ज्वाइंट ऑडिटर्स की कहानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ओके, कोर्स इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर। कोऑर्डिनेशन, joint auditors must communicate findings in writing before they finalize. ए टीम भी कुछ बोल रही है, बी टीम कुछ बोल रही है, सी टीम कुछ बोल रही है, तीनों मिलके कंपनी एक्स का ही ऑडिट कर रहे हैं, तो आपस में जो भी फाइंडिंग्स हैं बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट, ओके, कोऑर्डिनेट। देन ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने काम के लिए, बट ज्वाइंटली लायबल है अनडिवाइडेड वर्क के लिए। जैसे मान लेते हैं मिस्टर टी में को ये काम मिल रखा है, टी बी को ये काम मिल रखा है, दोनों अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एक काम ऐसा है जो दोनों ही कर रहे हैं। सेट्स मान लो ऐसे बनाते हैं ना, एक और ये से दोनों ही कर रहे हैं, तो अनडिवाइडेड वर्क के लिए दोनों जॉइंटली लायबल रहने वाले हैं। रिपोर्टिंग एजेंडा तो ये होता है कि यूनिफाइड रिपोर्ट हो, दोनों मिलके रिपोर्ट दे, तभी तो हम फाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बट दे कैन ऑल्सो इश्यू सेपरेट रिपोर्ट्स अगर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं उन दोनों टीम्स के बीच में, या ज़्यादा टीम्स है, अगर 1 से ज़्यादा टीम है तो 2 से 8 टीम है तो। एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसी, अज्यूम किया जा सकता है कि अगर किसी और ने वो काम किया है, पीयर ने काम किया है तो सही होगा, बट अगर कोई मेजर एरर्स हैं तो रिपोर्ट भी करने होंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन ऑफ वर्क, सारे काम को म्यूचुअली डिवाइड करना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा और क्लियरली असाइन भी करना होगा। तो कोर से आप कोऑर्डिनेशन, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग CORE, ई से एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, एस से हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज। ये ऐसे 299 हमें बोल रहा है गाइस, बिलीव मी, अगर आप इसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं याद करना आसान होगा। आप इसको अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, बट लिखना भूलिएगा नहीं। ओके, ज्वाइंट ऑडिट जो है, ये जो हमने कोर्स बोले हैं, चाहे हमने कोऑर्डिनेशन बोला है, ऑब्लिगेशन बोला, रिपोर्टिंग बोला, एग्जीक्यूशन बोला है, सेगमेंटेशन बोला है, ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे 299 भी इसी बारे में बात करता है हमसे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगी, ऑब्लिगेशन से पता चल जाएगा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है, रिपोर्टिंग यूनिफाइड हो अलाउड है, बट अगर डिसएग्रीमेंट्स है तो आप अपनी अपनी भी दे सकते हो। एग्जीक्यूशन आप पीयर के काम पे डिपेंड हो सकते हो, बट अगर मेजर एरर्स है तो बताइए, सेगमेंटेशन से काम डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ पे डिविजन नहीं है वहाँ पे दोनों लायबल होने वाले हैं। ओके, सो ज्वाइंट ऑडिट ऐसे 299 कैसे हम करेंगे, डिविजन ऑफ वर्क को ढंग से सेग्रीगेट करेंगे या ढंग से डिवाइड करेंगे। कोर से हमने याद किया है, यस। ज्वाइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके थे JOINT से, करेक्ट है।
म्यूचुअल अग्रीमेंट्स वर्क को डिवाइड करेंगे फेयरली, जो भी एरियाज हैं आपके काम के, वो आपके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, एलोकेशन बेस्ड ऑन एरियाज, प्लस जो क्लासिफिकेशन हो रही होगी आपकी बैलेंस शीट्स में, पीएनएल में, या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हो, आपका इनकम के बेसिस पे, एक्सपेंसेस के बेसिस पे, असेट्स लाइबिलिटीज के बेसिस पे होना चाहिए। इंडिविजिबल वर्क जो सब कुछ काम ऐसे होंगे या कंप्लायंसेस डिस्क्लोजर्स में साथ मिलके काम करने की जरूरत होगी। तो हम बोल ये रहे हैं कि कुछ काम तो डिवाइड हो सकता है, कुछ काम ऐसा होगा जो साथ मिलके करना होगा। म्यूचुअल अग्रीमेंट से आप फेयरली डिवाइड कर लीजिए, सेगमेंट कर लीजिए अपने काम को। यस, एलोकेशन हो सकता है इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और एक्सपेंसेस के बेसिस पे आपका एलोकेशन हो जाएगा। जो काम आप डिवाइड कर पा रहे हो अच्छी बात है, कुछ काम को आपको साथ मिलके करना पड़ेगा अगर वो इंडिविजिबल वर्क है तो। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वर्क आपको एलोकेट हुआ है, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कीप इट रिटन। यस, इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड शेयर्ड। आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा एज पर ऐसे 299, कुछ इंपॉर्टेंट है बता दो, राइटिंग में बता दो फाइनलाइज करने से पहले। कम्युनिकेशन रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, इससे एरर्स भी प्रिवेंट होंगे। ओके, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ऑडिटर की, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट दे हैव बीन असाइन्ड, बट जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई अनडिवाइडेड एरिया है, साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन से काम कर रहे हो। फिनेंशियल कंप्लायंस है, जहां दोनों को ही अपनी अपनी बात देनी है, अगर सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं तो अलग बात है। यस, एंश्योर लीगल एक्यूरेसी, लॉ जो बोल रहा है जहां कंप्लायंस से साथ करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, ऐसे ना 299 ये बोल रहा है। और ऑडिट की स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच क्या है, अगर दोनों की ऑडिट की स्ट्रैटेजी और रिपोर्ट, उसके लिए भी लायबल होगी जॉइंटली, क्योंकि पीयर रिव्यू तो कर ही रहे हो ना। और फाइनल रिपोर्ट अडेरेंस, फाइनल रिपोर्ट फॉलो जो हो रहा है उसके लिए भी लायबिलिटी जॉइंटली रहने वाली है। एक्सेप्शन हो सकता है अगर कोई इश्यू रेज किया गया था आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड, अदर्स आर नॉट लायबल। देयर इज एन एक्सेप्शन, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद आप कुछ कहानी लेकर आ रहे हो, फिर तो जो दूसरे लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे के काम पे, पीयर पे डिपेंडेंसी रहेगी। ऑडिटर्स एक दूसरे पे काम पे ट्रस्ट करते हैं कि सही हो रहा होगा, बट अगर आपको मेजर एरर दिख रहा है देन यू हैव टू रिपोर्ट। नो नीड टू डबल चेक, अपना काम तो कर लें भैया, आप दूसरा काम भी हम ही करने लगेंगे तो फिर कैसे होगा। बट इफ देयर इज डेविएशन तो उसे रिपोर्ट तो करना होगा। ये बात हमने ऑलरेडी CORES में भी देख ली थी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडली सिंगल रिपोर्ट इज इश्यूड। अगर ऑडिटर्स डिसएग्री करते हैं तो सेपरेट रिपोर्ट दिया जाता है। बेसिकली नो वन इज बाउंड बाय मेजोरिटी ओपिनियन, भाई हम जो कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा। मान लेते हैं 3 टीम्स हैं, 2 लोग मिलकर कुछ कह रहे हैं, तो किसी अगर मान लेते हैं अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सिंगल ही रिपोर्ट देनी है, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बॉटम लाइन है जॉइंट ऑडिट से एफिशिएंसी बेटर होती है, बट जो सक्सेस है एक ऑडिट की वो डिपेंड किस पे करेगी, बट द सक्सेस डिपेंड्स ऑन क्लियर वर्क डिवीजन, ढंग से काम डिवाइड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनली कोऑर्डिनेट करना होगा। ठीक है, दिस वॉज अबाउट SA 299. I hope guys you were able to process the information, you were able to have a quick recap of the topic, and even if you were studying it for the first time because आप पेपर दे रहे हैं और पहले नहीं पढ़ा है, तभी भी I hope आप बात तो समझ पाए होंगे। अब एफर्ट तो लगाना पड़ेगा एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, now let's talk about the last topic, that is audit committee. मतलब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, फिर से भी पूछे जा सकते हैं। और अब अगर आपने ढंग से रिवाइज किया है तो मैं बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मैं आंसर लिख लूंगा या लिख लूंगी। और जो बात मैंने आपको बोली है लिखने के लिए, होमवर्क करना है, वो दैट इज टू बी डन गाइस। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन यू शुड राइट। ठीक है, ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, इट इज अ पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी का पिलर कौन है, ऑडिट कमेटी। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिट कमेटी इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहे, जो लॉ बोल रहा है वो फॉलो हो रहा हो, बोले तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रहे, और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। और इंटरनल ऑडिट हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक ही है,
उसके बारे में बात करेंगे। यस, बट इंटरनल ऑडिट सही, इंटरनल कंट्रोल सही है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है ना तो अब ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी यहाँ पर ऑडिटर्स भी रिलाय करते हैं, फिर सैम्पलिंग साइज एटसेट्रा कम हो जाता है। ओके तो साथ ही साथ इससे क्या होगा, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो फ्रॉड प्रिवेंट होगा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एनहांस्ड रहेगी। कैसे फॉर्म होता है ऑडिट कमिटी, कहाँ कैसे फॉर्म होती है, लिस्टेड कंपनी में तो करनी है, ठीक है। कैसे करनी है लिस्टेड कंपनी में, मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी। लिस्टेड कंपनी में आपको ऑडिट कमिटी चाहिए ही चाहिए, और ऑडिट कमिटी के बेसिस पे ही फिर ऑडिटर अपॉइंट होता है। आपने पढ़ा भी है इसके बारे में जैसे आज के सेशन जब शुरू हुआ था। अगर पब्लिक कंपनी है और आप में ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो, ये हमने पीछे पढ़ लिया था वैसे, है ना, अगर आप एक क्राइटेरिया फॉलो करते हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा का आपने पब्लिक इंडेटनेस ले रखी है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का है, तीनों कंडीशंस में से कुछ भी फुलफिल हो रहा है तो पब्लिक कंपनी को भी ऑडिट कमेटी चाहिए होती है। कौन कौन लोग होंगे यहाँ पे, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे। मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स भी होंगे। जो जो लोग होंगे दे शुड अंडरस्टैंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उन्हें फिनेंशियल स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती तो ऑडिट कमेटी में होगे, करोगे भी क्या आप, अब्बा डब्बा चब्बा, नहीं ना। ऑडिट कमेटी करती क्या है, अपॉइंट करती है, उनकी फीस देखती है, अब खैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ रोल आता है फीस में, तो इंश्योर करती है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद भी रिव्यू करती है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, AS 19 एटसेट्रा, आपने AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैं नहीं जा रही हूँ अभी, है ना, वहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसे अप्रूव करती है। अगर कोई लोन्स हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी स्क्रूटनी जांच पड़ताल करता है कौन, ऑडिट कमेटी। असेट्स और बिजनेस की वैल्यूएशन ऑडिट कमेटी करता है। रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल असेसमेंट कितना स्ट्रांग है, ऑडिट कमेटी देखता है, ठीक है। और जो फंड्स हैं, अगर मान लेते हैं IPO किया, वहां से पैसे जो है अपने जेब भर के भग लिए इंडिया छोड़ के, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी, इस ऑडिट कमेटी की। लिस्टेड कंपनी हो तो ऑडिट कमेटी कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा का आपका पेड अप कैपिटल है, 100 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है, या 50 करोड़ से ज्यादा आपने उधार ले रखा है, पब्लिक इंडेटनेस है, बैंक से आपने पैसे ले रखा है 50 करोड़ से, आपको ऑडिट कमेटी चाहिए। ऑडिट कमेटी कर क्या रही है वो भी हमने देख लिया है। कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और इनके पास नॉलेज होनी चाहिए, चेयरपर्सन के पास, मेंबर्स के पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए बेसिकली। पावर क्या है ऑडिट कमेटी की, ऑडिट कमेटी के फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑडिट की पावर क्या है, ऑडिट कमेटी की पावर क्या है, रिव्यू कर सकती है, ऑडिटर को उस एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, कैन क्वेश्चन ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल्स एंड द कंट्रोल्स। इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है इस ऑडिट कमेटी के पास, ओके। फाइनेंशियल मैटर्स पे बातचीत, प्रोब आपको बात कर सकती है, प्रोफेशनल एडवाइस दे सकती है या ले सकती है, रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती है। बोर्ड रिपोर्टिंग, बोर्ड मस्ट डिस्क्लोज द कमिटीज कॉम्पोजिशन एंड जस्टिफाई एंड रिजेक्टेड रिकमेंडेशन। अगर आपने कोई रिकमेंडेशन कमेटी से आई है आपके पास और बोर्ड उसको अप्रूव नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है बताइए, ये हक है कमेटी का जानने का। विसल ब्लोअर, अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कोई बता रहा है, नो सीटी बजा रहा है कि ना देख लो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ओके। विसल ब्लोइंग का काम भी है, विसल ब्लोइंग ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ऑडिट कमिटी। विजिल मैकेनिज्म मतलब जागते रहो, okay, mandatory for listed and certain public companies I've already talked about. Employees can also report unethical practices to audit committee itself. प्लस विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है, विसल ब्लोअर्स मस्ट बी सेफ गार्डेड। अगर कोई बंदे ने बताया, उसको लग रहा है कि मैं बता दूंगा, मेरी तो जान को खतरा है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, ऑडिट कमेटी ही देगी, विद डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन।
क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इनहांस होती है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स बच जाते हैं, प्रिवेंट हो पाते हैं, लॉ जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है फॉलो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडिट कमेटी इस बात का ध्यान रख रही है, इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट रहेगा, लिस्टेड कंपनी है, पैसे बाजार से आने वाले हैं, लोग कंपनी में शेयर एक्सेट्रा लेंगे, जानेंगे तो सही सब कुछ सही हो रहा है या नहीं, तो ऑडिट कमेटी का ये रोल है, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म भी स्ट्रेंथन होता है व्हेन देयर इज ऑडिट कमिटी इन प्लेस। बॉटम लाइन क्या है? ऑडिट कमिटी एक कॉर्पोरेट वॉच डॉग जैसे काम करती है, जो कि सेफ गार्ड करता है फिनेंशियल इंटीग्रिटी एंड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। दैट्स द बॉटम लाइन एंड दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द चैप्टर। हमें लगभग 2.25 घंटे लग गए चैप्टर खत्म करने में, बट आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम रिवाइजिंग दिस चैप्टर, है ना। अब नेक्स्ट सेशन में हम 7.2 और 7.3 साथ में करेंगे। ये सबसे बड़ा यूनिट हमारा कहीं ना कहीं, क्योंकि 30 नंबर का पेपर आ रहा है, हमें 7th यूनिट को थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। 6th यूनिट में भी थोड़ा समय लगे हमें, 8th यूनिट ज़्यादा समय नहीं लेगा। और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, क्योंकि वो छोटा है तो हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय लगा पाएंगे। अभी के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अलविदा। आई होप यू हैड एन अमेजिंग टाइम स्टार्टिंग विद मी, ओके। तो बाकी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, मुझे अपना प्यार देते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लाइक व्हेन यू गाइज गिव योर बेस्ट, यू नो एक्सपेक्ट कि अच्छा रिजल्ट हो, ऐसे ही व्हेन यू विल गिव मी एन अप्रूवल कि मैम मज़ा आ रहा है, तो और भी सुपर एनर्जी के साथ, सुपर नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक बार ये मैं कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो मैं एक फाइनल मैराथन भी एग्जाम से पहले लाने की कोशिश करूंगी, जहां हम कंसोलिडेटेड मैनर में एग्जाम से पहले वाला रिविजन करेंगे, ओके। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।